अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम अपना फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, हेमियोस्टेसिस। प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म्स ऑफ फ्लक्चुएशन इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट इज़ कॉल्ड हेमियोस्टेसिस। कि हम अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो फ्लक्चुएशन हो रही हैं उनके हार्म से किस तरह से प्रोटेक्ट करते हैं, इसको हम कहते हैं हेमियोस्टेसिस। अब हेमियोस्टेसिस जो हैं वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में बहुत सी होती हैं, लेकिन जो हमारा इंटरनल इन्वायरमेंट है उसके अंदर डिफरेंट रेजिस्टेंस हैं या डिफरेंट कंट्रोल सिस्टम हैं जो कि इस फ्लक्चुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं। अब जो हेमियोस्टेसिस को कंट्रोल किया जाता है वो हमारे या तो हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर स्टडी करेंगे और दूसरा हम यहाँ पे सेल लेवल पर भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिज्म लेवल पर आते हैं। ऑर्गेनिज्म लेवल में जो हमारे पास सिस्टम हैं, एक तो है वो ऑस्मो रेगुलेशन, दूसरा है हमारे पास एक्सक्रीशन और है हमारे पास थर्मो रेगुलेशन। क्योंकि जो ऑर्गेनिज्म लेवल है इसमें हमारे पास या तो वाटर या सैल्यूट या टेम्परेचर, यही तीन चीज़ें होती हैं जो फ्लक्चुएशन काज करती हैं जिस्म के अंदर। तो हम इन्हीं तीन को स्टडी करेंगे। अब ऑस्मो रेगुलेशन क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन हमारे जिस्म के अंदर वाटर और साल्ट को बैलेंस करना है। एक्सक्रीशन क्या है? एक्सक्रीशन ये चीज़ है कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी नाइट्रोजनस या हार्मफुल केमिकल्स प्रोड्यूस हो रहे हैं उनको हमने जिस्म से बाहर एक्सक्रीट करना है, इसको हम कहते हैं एक्सक्रीशन। उसके बाद है जो हमारे जिस्म का इंटरनल टेम्परेचर है उसको हमने एक नैरो उसको हमें एक ख़ास रेंज के अंदर रखना है, तो इसको हम कहते हैं थर्मो रेगुलेशन। तो और दूसरा जो सेल लेवल है ये होता है सेल के अंदर, ठीक है। सेल के अंदर जो हमारे पास उसका सिस्टम है, जो सेल के अंदर इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट है और जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है, इनमें जो फ्लक्चुएशन हो रही हैं इसकी स्टडी को हम करते हैं सेल लेवल के अंदर, ठीक है। अब हमने कंट्रोल सिस्टम पढ़ने हैं कि जो हमारे पास फ्लक्चुएशन हो रही हैं उनको हम किस तरह से कंट्रोल करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास कंट्रोल सिस्टम या तो फिज़िकल होते हैं या लिविंग होते हैं, ठीक है। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हेमियोस्टेसिस का हमारे जिस्म में फ़ायदा क्या है। हेमियोस्टेसिस हमारे जिस्म में बहुत ही ज़्यादा अहम है, क्योंकि ये हमारे जिस्म के अंदर सारे सिस्टम्स जो हैं उनको मेंटेन करता है। अगर तो हमारे जिस्म में कभी पानी की कमी हो जाती है या कभी पानी की ज़्यादती हो जाती है तो ये होम्योस्टेसिस का प्रोसेस ही होता है जिसके ज़रिए वाटर को बैलेंस किया जाता है। या तो जैसे हमारे जिस्म में बॉडी का टेम्परेचर कभी ज़्यादा हो जाता है या कम हो जाता है, तो ये भी होम्योस्टेसिस के ज़रिए ही बैलेंस किया जाता है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि फ़िज़िकल में क्या होता है और लिविंग कंट्रोल सिस्टम में क्या होता है। फ़िज़िकल कंट्रोल सिस्टम जो है ना, ये इसमें सबसे पहला जो इसका सिस्टम जो इसका सबसे पहला पॉइंट आता है वो है इसका सेंसर। सेंसर में ये होता है कि जो भी कोई भी फ्लक्चुएशन हो रही है तो सेंसर उसको डिटेक्ट करता है। जैसे फिज़िकल में अगर हम कह रहे हैं तो हम यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं रेफ्रिजरेटर की, ठीक है। रेफ्रिजरेटर में हमारे पास जो सेंसर है वो थर्मोमीटर ही होगा, एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बता रही हूँ। तो उसके बाद जो थर्मामीटर होगा या सेंसर होगा वो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा रेफ्रिजरेटर के अंदर। और जो टेम्परेचर अगर सेट पॉइंट हमारे पास रेफ्रिजरेटर में टेम्परेचर जो है ना वो एक ख़ास लिमिट में ही सेट होता है। तो अगर वो टेम्परेचर सेट पॉइंट से ऊपर या नीचे जा रहा है तो सेंसर इसको डिटेक्ट कर लेगा और ये अपना सिग्नल भेजेगा कंट्रोल सेंटर की तरफ। कंट्रोल सेंटर जो है ना वो नेसेसरी एक्शंस लेगा जो कि टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए रिक्वायर्ड होते हैं।
तो इसका इफेक्टर क्या होगा कि या तो ये स्विच को ऑन कर देगा या स्विच को ऑफ कर देगा, ये फिज़िकल में होता है। उसके बाद लिविंग होता है। लिविंग में भी हमारे पास 3 कंपोनेंट होते हैं। एक होता है हमारे पास रिसेप्टर, एक होता है कंट्रोल सेंटर और तीसरा हमारे पास होता है इफेक्टर। जैसे हम लिविंग सिस्टम में बात कर लेते हैं, कोई भी स्टिमुलस हमें मिलता है तो वो स्टिमुलस या तो हमारे आइज़ हम सेंस करती हैं या हमारे एयर डिटेक्ट करते हैं या कोई भी इस तरह के हम स्टिमुलस ले लेते हैं। तो सबसे पहले रिसेप्टर उसको डिटेक्ट करेगा और ये नर्व इम्पल्स के ज़रिए सिग्नल भेजेगा कहाँ पे, कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर में हमारे पास या तो माइंड है, मतलब दिमाग, या तो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है। और ये स्पाइनल कॉर्ड या अगर हमारे पास बहुत जल्दी में कोई एक्शन लेना है तो स्पाइनल कॉर्ड ये एक्शन परफॉर्म कर देगा और यहाँ से एक नर्व इम्पल्स जाएगी इफेक्टर की तरफ। इफेक्टर हमारे पास ग्लैंड या मसल ही होते हैं, तो जो इफेक्टर हैं वो नेसेसरी एक्शन परफॉर्म कर देंगे। ठीक है। तो इसमें ना लिविंग कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास फीडबैक मैकेनिज्म होता है। फीडबैक क्या होता है? फीडबैक एक इंटरेक्शन है जो कि सिस्टम जो कि खुद ही खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। जैसे कि अगर हमारे पास किसी चीज़ की ज़्यादती हो गई है तो वो कंट्रोल सेंटर कंट्रोल सेंटर है वो फीडबैक प्रोवाइड कर देगा कि यहाँ पे ज़्यादती हो रही है और नेसेसरी एक्शन होके वो उस चीज़ को खुद से ही कम करना शुरू कर देगा। अब ये हो गया। उसके बाद हम स्टडी करते हैं ऑस्मो रेगुलेशन क्या है। तो हम स्टेप बाय स्टेप ऑस्मो रेगुलेशन की, एक्सक्रीशन की और थर्मो रेगुलेशन की स्टडी करेंगे। तो उसके बाद हमारे पास ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन में पहले आपको बता चुकी हूँ कि वाटर और साल्ट को बैलेंस करना हमारे जिस्म के अंदर, इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन कहते हैं। जो ऑस्मो रेगुलेशन है वो वाटर और साल्ट के हमारे जिस्म में किस तरह से बैलेंस होती है या हमारे सेल, सबसे पहले हम सेल में देखेंगे कि सेल में हमारे पास 3 तरह के इन्वायरमेंट होता है। एक होता है हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, एक होता है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट और तीसरा होता है हमारे पास आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। अब सबसे पहले हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की बात करें तो हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट ऐसा होता है जो कि हमारे अगर हम मतलब 2 चीज़ों की बात कर लें, हमारे पास एक सेल है। तो हम बात कर रहे थे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट की है। अगर हमारे पास एक सल्यूट है और एक हमारे पास सेल है, अगर हम एक सेल को एक सॉल्यूशन में रख देते हैं और वो जो सॉल्यूशन है वो ज़्यादा कंसंट्रेटेड है सेल के इंटरनल इन्वायरमेंट से, ठीक है, सेल का जो इंटरनल इन्वायरमेंट है वो डाइल्यूट है, तो क्या होगा कि जो वाटर है वो हमारे सेल से निकल के हमारे इन्वायरमेंट में आना शुरू हो जाएगा। तो जो जहाँ पे इन्वायरमेंट में आना शुरू हो जाएगा तो वो इन्वायरमेंट जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो वो हमारे पास इन्वायरमेंट होगा हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट जहाँ पे इन्वायरमेंट हमारे पास डाइल्यूट है, जिसमें सल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। और जहाँ पे हमारे पास सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है और हमारे पास सेल में जो सल्यूट की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा है, तो वाटर क्या करेगा, सेल के अंदर जाना शुरू हो जाएगा। इस तरह से सर टारगेट हो जाता है। अब सेल जो इन्वायरमेंट है उसमें तो सल्यूट की कंसंट्रेशन कम है तो उसको हम कहेंगे हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। और जो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सेल और इन्वायरमेंट दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी सल्यूट की, तो उसको हम कहते हैं आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि प्लांट्स में किस तरह से होती है ऑस्मो रेगुलेशन और एनिमल्स में किस तरह से होती है। तो प्लांट्स में जो होती है ना, प्लांट्स हमारे पास डिफरेंट एरियाज़ में डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं, तो हम इसको ना स्टडी करते हैं इनके इन्वायरमेंट की या हैबिटेट की बेसिस पर हम प्लांट्स को स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्लांट्स को 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया है। तो एक है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स, दूसरा हमारे पास मेसोफाइट्स और है हमारे पास ज़ेरोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स वो प्लांट्स होते हैं जो इक्वेटिक, जो ज़्यादा पानी वाले इन्वायरमेंट में होते हैं। तो ये ना फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट में ज़्यादातर रहते हैं और इनमें वाटर का जो क्वांटिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। तो इनको ज़्यादातर ड्राइनेस की कोई ख़ास नहीं होती। तो इसमें हमारे पास जो एग्जांपल है वो हाइड्रिला है।
उसके बाद हमारे पास मेसोफाइट्स हैं। मेसोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो मॉडरेट इन्वायरमेंट में बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें जो होता है ना, मॉडरेट इन्वायरमेंट में चूँकि उनके पास पानी इक्वल अमाउंट में मिल रहा होता है, तो इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो ज़्यादा होते हैं इनके प्लांट्स में, ठीक है। तो जो एक्सेस वाटर इनके अंदर जा रहा होता है वो स्टोमेटा के ज़रिए रिमूव हो जाता है। उसके बाद इसकी एग्जांपल में हमारे पास हैं रोजेस और मैंगो। उसके बाद है हमारे पास ज़ीरोफाइट्स। ज़ीरोफाइट्स वो प्लांट्स हैं जो ड्राई एरिया में उगते हैं। इनको हम ज़्यादातर सहरा के पौधे भी कहते हैं, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि ये इनके जो पत्ते होते हैं वो बहुत थिक होते हैं, बहुत ज़्यादा, और छोटे भी होते हैं ताकि उनके अंदर स्टोमेटा बहुत कम हों, ठीक है, ज़ीरोफाइट्स में। और इनमें एक वैक्सी टाइप की क्यूटिकल होती है इनके इसके अंदर लीव्स के अंदर, ठीक है। फिर इनके जो स्टोमेटा होते हैं वो इनके लोअर साइड पे होते हैं ताकि इनके अंदर जो पानी है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव रहे और पानी इनसे ना हो जाए, इनसे रिमूव ना हो जाए। तो इनके एग्जाम्पल जो हैं वो कैक्टस के प्लांट्स हैं। कैक्टस के प्लांट ज़्यादातर सहरा में ही उगते हैं। इसके बाद हम देखेंगे एनिमल्स के अंदर। एनिमल्स के अंदर ऑस्मो रेगुलेशन किस तरह से होती है। तो एनिमल्स ने ना दो तरह की अप्रोचेस मेंटेन की हुई हैं। एक होती है इनके ऑस्मो कन्फॉर्मर्स, एक होते हैं ऑस्मो रेगुलेटर। ऑस्मो कन्फॉर्मर्स वो होते हैं जो कि अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है ना वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ चेंज नहीं करते रहते। इनका जो होता है ना खुद से ही बैलेंस हो जाता है। तो ऑस्मो रेगुलेटर जो होते हैं वो ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनको अपना इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट करना पड़ता है। इनको हम ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं, मतलब जो रेगुलेट करते रहते हैं उसको हम ऑस्मो रेगुलेटर कहते हैं। ऑस्मो कन्फॉर्मर वो होते हैं जिनका कन्फर्म रहता है, वो चेंज नहीं करते रहते। तो यहाँ पे हम ना इनको 3 इन्वायरमेंट में इनकी स्टडी करेंगे, मैरीन में भी, फ्रेश वाटर में भी और टेरेस्ट्रियल में भी। अब मैरीन में जो है ना वो ज़्यादातर होते हैं फिशेस मैरीन में। तो फिशेस जो होती हैं ना वो या तो डिफरेंट टाइप्स की होती हैं, या तो ऐसी फिशेस होती हैं जो कि अपना जो इन्वायरमेंट है वो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स के तौर पे रहती हैं, और कुछ फिशेस ऐसी होती हैं जो हैग फिशेस हैं, वो अपना जो इन्वायरमेंट है वो आइसोटोनिक रखती हैं मैरीन इन्वायरमेंट के साथ। उसके बाद कुछ होती हैं कार्टिलेजिनियस फिशेस। ये क्या करती हैं, इनके अंदर इंटरनल साल्ट जो होता है वो सी वाटर की निस्बत कम होता है। तो इन्होंने क्या किया होता है कि ये अपने किडनी के अंदर साल्ट एक्सक्रीटिंग ऑर्गन्स जो इसका रेक्टल ग्लैंड है उसके अंदर साल्ट बनाती रहती हैं ये। तो जो एक्स्ट्रा साल्ट होता है, ये फिशेस जो है ना ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मैकेनिज़्म यूज़ करती हैं। और इसके बाद हमारे पास कुछ होती हैं जो कि हमारे अपने जिस्म के अंदर यूरिया को रिटेन कर लेती हैं। यूरिया इनके जिस्म में जो होता है, यूरिया वैसे तो हार्मफुल है हाई कंसंट्रेशन में हो, लेकिन ये जो होती हैं ना इन्होंने अपना बैलेंस किया होता है और ये यूरिया यूज़ करके अपना जो ऑस्मो कन्फॉर्मर्स जो अपना ऑस्मो रेगुलेशन का प्रोसेस है वो करती हैं। अब कुछ फिशेस हैं जो बोनी फिशेस हैं, ये ना फ्रेश वाटर के एंसेस्टर होती हैं। तो ये क्या करती हैं, ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर को टेक करती हैं, और वाटर जब ज़्यादा लेंगी तो ये अपना जो टेम्परेचर वो इंटरनल बैलेंस है वो मेंटेन करेंगे। उसके अलावा हमारे पास है फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर क्या करती हैं, फ्रेश वाटर के अंदर इन्होंने ना कुछ एडाप्टेशंस की हुई हैं। एक तो ये क्या करती हैं, ये अपने कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बना लेती हैं, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल्स।
ठीक है। ये वैक्यूल्स जो होते हैं ये एक्सेस वाटर को पंप आउट करते रहते हैं। ये ज़्यादातर अमेबा, पैरामीशियम और प्रोटोजोआज वगैरह में मतलब ये ज़्यादा होती है। और दूसरा ये होता है कि ये ज़्यादा अमाउंट में, एक तो इन्होंने कंट्रैक्टाइल वैक्यूल बनाए हुए हैं, दूसरा इन्होंने क्या है वेरी लार्ज अमाउंट में ये वाटर को ड्रिंक करती हैं।